गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि जानते हैं कि एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, इसमें मैं 6 क्लास की एनसीईआरटी कवर कर रही हूँ, जिसमें ज्योग्राफी का ये लास्ट चैप्टर है। 8th चैप्टर इस बात करेंगे। इसके पहले मैंने बहुत कॉम्प्रहेंसिव वे में, बहुत इजी लैंग्वेज में उसे यानी 7 चैप्टर्स को ऑलरेडी कवर किया है। जिन्होंने नहीं देखा वो प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो जाके जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं 8th चैप्टर की बात करूंगी, इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। यानी ये इकोलॉजी जब आपको पढ़ना होगा, जब आप जियोग्राफी पढ़ते हैं उसके साथ साथ आपको जीएस पेपर 3 में आता है इकोलॉजी, और उसके साथ प्रीलिम्स में इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। यूपीएससी में देखा जाए तो यूपीपीसीएस में भी 4 से 5 क्वेश्चंस इकोलॉजी के भी आ जाते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा इजी पड़ता है। जब तक आपको चीज़ें नहीं पता होती हैं तो थोड़ा हार्ड लगेगा, लेकिन एक बार अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो गई तो आपको वो थोड़ा सा रिवीजन और उसके साथ साथ अपडेशन करना होगा करंट अफेयर से। बाकी सारी चीज़ें आपको माइनर यानी मेकअप हो गया होगा तो इजी हो जाएगी। तो चलिए आज मैं उसी पे बात करूंगी, तो आपका इससे बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। यानी जब आप कोई भी रेफरल बुक पढ़ते हैं, डायरेक्टली आप जो है कहीं भी कुछ भी इससे रिलेटेड पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें नहीं पता होती है, तो उसमें एक बहुत ज़्यादा ना एक क्यूरियोसिटी होती है क्या है कैसे है। लेकिन अगर आपको बेसिक्स क्लियर हो जाएगा तो इस पर बात करते हैं, वेजिटेशंस पे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा उसमें दिया गया है। सबसे पहले तो बात की गई है कि इंडिया में यानी कि जो सीजन्स होते हैं किस तरीके के, आपने देखा है कि कोल्ड वेदर सीजन होता है इंडिया में, यानी दिसंबर से लेकर के फरवरी तक, क्योंकि इंडिया जो है नदर्न हेमिस्फीयर में रिलाई करता है, तो जिसकी वजह से आपने देखा है कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर यहाँ पर ठंडी पड़ती है। तो अक्टूबर क्या कह सकते हैं, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 4 महीने यहाँ ठंड पड़ती है अच्छी खासी। और उसके साथ साथ जो है जून जुलाई अगस्त या फिर यहाँ अप्रैल मार्च अप्रैल मई जून देखेंगे तो वो गर्मी पड़ती है। और उसके साथ साथ मैं बता दूं तो आप नॉर्थ इंडिया में होंगे तो ज़्यादा आप एब्जॉर्व कर पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे सभी सीजन्स का। देन दैट आप सदर्न इंडिया, क्योंकि सदर्न इंडिया में क्या है कि जो है जैसे सपोज दैट ये इंडिया ऐसे करके थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा, तो ऐसे और यहाँ से थोड़ा ऐसे बना ही देते ना इसको, तो ये थोड़ा सा समझ लीजिएगा ऐसे। तो इंडिया है तो नॉर्थ इंडिया ये है, यानी कि यहाँ से जो हमारी टॉपिक ऑफ कैंसर आती है, टॉपिक ऑफ कैंसर जो यहाँ से आती है, तो इंडिया को 2 भागों में डिवाइड करती है। तो इसको नॉर्थ इंडिया कहा जाता है, इसको साउथ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया में देखेंगे तो यहाँ ठंड बढ़िया, मतलब ठंड भी पड़ती है दिसंबर, यानी कि नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 4 महीने ठंड पड़ती है। उसके बाद देखेंगे तो मार्च अप्रैल मई जून तक यहाँ पर जो है मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने यहाँ पर बारिश होती है, सॉरी गर्मी पड़ती है। मई तक तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है, सिर्फ जून में 15 जून तक यानी देखेंगे कि यहाँ पर मानसून आ जाता है नॉर्थ इंडिया में, तो उसके बाद गर्मी यानी बारिश होने लगती है। तो अक्टूबर तक यहाँ पर बारिश होती है, यानी कि सितंबर तक बारिश होती है। अक्टूबर में देखेंगे रिट्रीटिंग मानसून आता है, रिट्रीटिंग हम उस पर आगे बात करेंगे, थोड़ा सा आपको समझने के लिए बता दें। उसके बाद यानी कि जब आप देखेंगे लंबा टाइम तक ब्रेक रहता है, यानी कि इंटरवल जिसको कहा जाता है, रेन इंटरवल या रेन ब्रेक। उसके बाद प्रॉपरली देखेंगे फिर से अक्टूबर में थोड़ी सी बारिश होती है, फिर लास्ट वो टाइम होता है ना, कहते हैं कि बारिश जा रही है तो थोड़ा थोड़ा, तो कहीं कम बारिश होती है तो वो बारिश अब्जॉर्व की जाती है, उसके बाद फिर ठंडी आ जाती है। इस तरीके से एक साइकिल चलता रहता है, वेदर साइकिल। तो ये सारी चीज़ें नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा अच्छे से आप ऑब्जर्व करेंगे। साउथ इंडिया में जाएंगे तो साउथ इंडिया में होल ईयर गर्मी पड़ती है, और उसके साथ साथ होल ईयर आपको बारिश का भी मौसम मिल जाएगा। और जब बारिश यानी कि रेनी सीजन होता है तो यहाँ पर साउथ इंडिया में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, आपने देखा है। यानी कि आपने अगर साउथ इंडिया से नहीं बिलोंग करते, साउथ इंडिया आप गए नहीं हैं, तो आप इसके आगे यानी कि पढ़ेंगे भी तो जान जाएंगे। उसका नेक्स्ट टाइम होल आप कभी मतलब जाएंगे तो ये ऑब्जर्व कर पाएंगे। और उसमें स्पेशली कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, जैसे केरला वाला रीजन है, यानी जो वेस्टर्न घाट जिसको कहा जाता है, इधर साइड वाला कोस्टल रीजन है, वहाँ पर बारिश बहुत होती है। तो ये सारी चीज़ें हमने क्लियर करी। तो चलिए हम जैसे जैसे फिर सारी चीज़ें आते रहेंगे उसके साथ साथ बात करते रहेंगे। सारी चीज़ें थोड़ा सा बेसिक्स थी तो उस पर हमने बात की। तो चलिए हम चैप्टर से स्टार्ट करते हैं अपने साथ। तो हम सबसे पहले यानी कि इंडिया, और हाँ इंडिया में सबसे पहली बात है कि इम्पोर्टेंट है, इंडिया में मानसूनल यानी कि मानसूनी टाइप्स क्लाइमेट है। क्लाइमेट का मतलब होता है एक
कहीं भी किसी स्पेशल यानी किसी भी प्लेस का यानी कि कुछ एरिया कुछ कवर किया जाए, उस एरिया का जो है अप्रॉक्सीमेटली 30 ईयर्स का हम एवरेज टेम्परेचर लेते हैं, 30 ईयर्स तक देखते हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर कैसा होता है, यानी लॉन्ग टर्म देखते हैं कि यहाँ पर मौसम कैसा रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग उसको क्लासीफाई किया जाता है, जहाँ पर मानसूनी टाइप जो है क्लाइमेट पाया जाता है इंडिया में। तो जिसमें हमने बात की सारी चीज़ें कर ली हैं, यानी कोल्ड वेदर की बात कर ली किस तरीके से, यानी विंटर सीजन जिसको कहा जाता है, हॉट वेदर सीजन यानी गर्मी जब होती है उसकी बात की। उसके साथ हम बात कर ले तो साउथ वेस्ट मानसून सीजन यानी रेनी सीजन बात करें तो इंडिया में साउथ वेस्ट मानसून होता है, यानी कि रेनी सीजन यानी बारिश जो होती है। उसका रीज़न ये है, इंडिया ऐसे है, तो ये जो हमारा इंडियन ओशियन है जो इधर से आती है यानी मानसून इधर से आता है, तो ये साउथ हो गया ये, और ये वेस्ट साइड ऐसे करके जाता है क्योंकि यहाँ पर छोटी छोटी हिली रीजन है, तो इसके बाद इंडिया ये ऐसे ऐसे करके जाता है। उसके बाद फाइनली यहाँ जब रिफ्ट वैली विंध्यन घाटी यहाँ पर जो कटी हुई है यानी कि दक्कन प्लेटू में, यहाँ जो रिफ्ट वैली है तो वहाँ से इसे जो है इंटर कर जाती है और यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में पूरी बारिश करवाती है, तो इसको साउथ वेस्ट मानसून कहा जाता है। ये जून से सितंबर तक आपने देखा ऑब्जर्व किया काफ़ी अच्छी खासी बारिश हो जाती है, यानी कि नॉर्थ इंडिया में कहीं ज़्यादा कहीं कम भी होती है देन दैट ऑफ साउथ इंडिया, यानी साउथ इंडिया में ज़्यादा होती है। आगे हम बात कर ले आगे तो सीजन ऑफ द रिट्रीटिंग मानसून। हाँ, रिट्रीटिंग मानसून का हमने बताया था ना कि जब इंडिया बारिश इधर से जाती है ऐसे करके, तो जो हमारा हिमालयन माउंटेन है इस तरीके से इधर से आती है यहाँ तक टकराती है, उसके बाद ये सारी चीज़ें करते करते सितंबर तक बारिश होती है, फिर वह मौसम इधर से वापस आता है, तो इस तरीके से उसके बाद वापस आने के बाद तमिलनाडु यानी कि मौसम इधर ऐसे जाता है, फिर जब इधर से वापस आता है तो ये तमिलनाडु में जाकर के अच्छी खासी बारिश करवाता है, क्योंकि तमिलनाडु एक तरीके से रेन जोन में पड़ जाता है, तो उसमें रिट्रीटिंग मानसून ही बारिश करवाता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा न्यूज़पेपर में, यानी कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं 1 महीने 2 महीने, यानी जब आप करंट अफेयर पढ़ेंगे तो आपको जो है तो ये सारी चीज़ें से अपडेट हो जाएंगी, क्योंकि आप या फिर आपने कभी ऑब्जर्व भी किया होगा कि अप्रॉक्सीमेटली अक्टूबर के टाइम में आप जो है कि तमिलनाडु में बाढ़ आ जाती है, तो उसका रीज़न वही है कि रिट्रीटिंग मानसून की वजह से बहुत जानी बारिश ज़्यादा हो जाती है साउथ इंडिया मतलब तमिलनाडु में, तो उसका रीज़न ये है कि ये रेन शेडो जोन में आता है। ऐसे बात करें जहाँ पर जो हिल्स है उसके आगे जो है, तो इस वजह से यहाँ पर यहाँ सारी बारिश तो यहाँ पर माउंटेन से टकरा करके हो जाती है, लेकिन जो है इधर नहीं जा पाती है, ये सारी बारिश करते करते नॉर्थ इंडिया पहुँच जाती है। उसके बाद साउथ यानी तमिलनाडु तो पूरा ये शेडो जोन में आ जाता है, यानी कि बारिश यहाँ पर हो नहीं पाती है, लेकिन जब ये बारिश वापस आती है तो यहाँ पर टकराने का कोई चांस नहीं होता, वो प्रॉपरली तमिलनाडु में बारिश करवा देती है। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो कोल्ड वेदर सीजन की हमने बात की, विंटर यानी सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन, यानी कि इसका मतलब आपने देखा है ठंडी पड़ती है, तो यानी कि जो हमने आपको पहले भी बताया था कि जो ये हमारी अर्थ है तो ये इक्वेटर से सन ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में शिफ्ट हो जाता है, तो जिसकी वजह से धीरे धीरे इधर शिफ्ट होता है 21 जून के बाद, तो धीरे धीरे जब इधर शिफ्ट 23 सितंबर के बाद 23 सितंबर को यहाँ आता है सन, उसके बाद जो है 23 सितंबर के धीरे धीरे सन इधर शिफ्ट हो जाता है यहाँ आकर के, तो प्रॉपर यहाँ पर जो है सन लाइट नहीं मिलती, जिसकी वजह से यहाँ पर ठंड पड़ने लगती है, तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन कर जाता है। उसके बाद नॉर्दर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा ही, और सदर्न इंडिया में तो टेम्परेचर एवरेज रहता है। और उसके आगे हम बात कर ले तो हॉट वेदर सीजन यानी विंटर यानी कि समर सीजन इसको कहा जाता है, उसमें बात कर लेते हैं यानी कि इसमें सन डायरेक्ट यहाँ जब शिफ्ट इधर होने लगता है, देखते हैं आप जो है 22 दिसंबर का सन धीरे धीरे इधर शिफ्ट होता है, प्रॉपरली 21 मार्च को यहाँ पर इक्वेटर पे सन आता है। उसके बाद तो आप देखेंगे उस टाइम बिल्कुल ऑटम सीजन होता है, स्प्रिंग सीजन जिसको कहा जाता है, नहीं कि ठंडी गर्मी नहीं पड़ती। उसके बाद धीरे धीरे सन इधर शिफ्ट होता है, 21 जून तक यहाँ आता है, तो उस टाइम देखो आपने ऑब्जर्व किया गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। उसके 21 जून के बाद धीरे धीरे सन यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 21 जून को आता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे इधर शिफ्ट होने लगता है, फिर मौसम फिर ठंडा होने लगता है। तो इन सारी चीज़ों से हॉट वेदर सीजन होता है, यानी कि जब सन इधर शिफ्ट होने लगता है तो डायरेक्ट फॉल करता है अर्थ पे, तो इसकी वजह से वहाँ पर क्या कहते हैं बारिश धूप होती है बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से गर्मी पड़ती है, और उस टाइम पे ड्राई विंड्स चलती है, यानी कि गर्म हवा और सूखी हवा चलती है। आपने देखा गर्मी में अभी इस टाइम भी देखेंगे मई का महीना चल रहा है, और अप्रैल में भी आपने देखा इस टाइम तो थोड़ा सा मौसम चेंज ही कहा जा सकता है, क्लाइमेट
चेंज का कह सकते हैं कि जिसकी वजह से बारिश भी हो रही है, मौसम भी ठंडा नहीं तो आपने देखा कि बहुत गरम ड्राई विंड चलती है, सूखी हवा चलती है, तो उसको लू कहते हैं। नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा होती है। ये तो कुछ थोड़ा सा फन के लिए है कि हम गर्मी में क्या क्या करते हैं, डिलीशियस जो है कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, शरबत पीते हैं, सारी चीज़ें हैं जिसमें गर्म हवा चलती है, यानी कि बहुत गर्म और सूखी हवा चलती है। तो आपने सुना होगा ना, सभी कहते हैं पानी ज़्यादा पियो, हाइड्रेटेड रहो, खाने पीने पे ज़्यादा फोकस करो, यानी कि खाने की चीज़ों पे तो आप कम रिलाई करेंगे, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं खाएंगे उसके साथ, लेकिन पानी पे बहुत ज़्यादा आपको रिलाई करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। बरसात को यानी बारिश को क्या क्या कहते हैं, तो वर्षा हिंदी में कहा जाता है, बारिश उर्दू में कहा जाता है, पौष यानी मराठी में कहा जाता है, वर्षा बंगाली में कहा जाता है। तो ये सारी बोरसा यानी कि बौर्षा यानी कि बंगाली में आपने देखा ना थोड़ा ओ करके कहा जाता है, जैसे काजोल यानी काजल का मैंने भी सुना था कि काजल जो काजोल एक्ट्रेस है उनका नाम प्रॉपर काजल है, बट उनके वहाँ पर काजोल कहा जाता है, इस वजह से काजोल हो गई। जैसे रसगुल्ला को वहाँ कहते हैं रसगुल्ला, ऐसा करके थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस है, उसकी वजह से बौर्षा। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब आगे हम चलते हैं साउथ वेस्ट मानसून की बात कर ली। तो साउथ वेस्ट मानसून ये ऐसे इंडिया है, यहाँ पर ये अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है। जब इंडिया से जब मानसून आता है तो इधर से होकर के इधर जाता है, तो ये साउथ से, और इधर वेस्ट से होकर के इधर जाता है, तो यानी इसलिए इसको साउथ वेस्ट मानसून कहा जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर पूरे इंडिया में बारिश होती है, थोड़ा सा इधर इस वाले रीजन में कम होती है, वो पूरे एरिया यानी कि जो रिटेटिव मानसून आता है तो होती है उसी से ही, लेकिन इसको साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। यानी कि मैक्सिमम बारिश जो होती है अप्रॉक्सीमेटली 90 to 95% साउथ वेस्ट से हो जाती है, और थोड़ा सा इधर से साउथ ईस्ट से भी बारिश होती है, क्योंकि जब मानसून इधर जाता है तो यहाँ से टकरा करके दो ब्रांच में बढ़ जाता है, एक साउथ वेस्ट एक साउथ ईस्ट। इधर से जाकर के इधर भी करवाता है, जो है पश्चिम बंगाल, और इधर जो है क्या कहते हैं बांग्लादेश, ये सारी जगह करवाता है। तो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और हाँ, ये जो मानसून इधर से आता है, जब पर्वतों पर टकराता है तो बारिश बहुत जल्दी करता है। तो जैसे आपने देखा ना कि नॉर्थ इंडिया जो साउथ इंडिया में जो वेस्टर्न घाट है, यहाँ पर जो हिल रीजन है वहाँ पर टकरा कर बहुत ज़्यादा यहाँ पर बारिश होती है। अप्रॉक्सीमेटली 200 सेंटीमीटर एवरेज बारिश होती है। आपने सुना है ना कि केरला में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और वहाँ के कोई सॉन्ग भी सुनेंगे तो वहाँ पे मैक्सिमम हर सीजन में आपको रेनी सीजन जरूर दिखाया जाएगा। अब आगे चलते हैं, तो सीजन ऑफ द रिट्रीटिंग मानसून, जो कि हमने आपको बताया कि किस तरीके से वो जाकर के यानी कि विंड्स मूव बैक फ्रॉम द मेनलैंड टू बे ऑफ बंगाल, यानी कि जब होता क्या है कि जब बे ऑफ बंगाल से यानी जब ये मानसून आता है इधर जाकर के उसके मेनलैंड से फिर वापस जब जाने लगता है तो जो है थोड़ी सी बारिश करवाता है, बे ऑफ बंगाल से थोड़ा सा नमी लेता है, उसके साथ साथ तमिलनाडु एरिया में बारिश करवा देता है। थोड़ा थोड़ा कहीं हर जगह बारिश होती है, लेकिन तमिलनाडु रीजन में ज़्यादा हो जाती है। आगे बात कर ले तो क्लाइमेट इज अबाउट, जो कि मैंने आपको बताया कि यानी कि मेजर्ड ओवर मेनी ईयर्स, यानी कई साल तक का माप लिया जाता है उसके क्लाइमेट के लिए। तो अप्रॉक्सीमेटली 30 ईयर्स का मेजरमेंट करते हैं कि 30 ईयर्स में कैसा यहाँ का टेम्परेचर रहा है, मानसून यानी क्लाइमेट कैसा रहा है। तो उसको हम क्लाइमेट से जो है क्या कहते हैं डिवाइड करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं कि किस तरीके का क्लाइमेट है यहाँ पे। आगे हम मानसून की बात कर ले तो मानसून एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है मौसम यानी सीजन। तो हम इंडिया को मानसूनल टाइप्स क्लाइमेट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर विंटर में बारिश होती है, विंटर ड्राई होता है और समर में बारिश होती है। और जो कि एग्रीकल्चर यानी कि रेनफॉल के लिए हम बात कर ले तो एग्रीकल्चर जो इंडिया का है वो रेनफॉल जो है रेन पे ही डिपेंड करता है। नहीं, अप्रॉक्सीमेटली 60% जो फार्मर्स हैं वो रिलाई करते हैं रेनफॉल पे फॉर इरिगेशन पर्पज, यानी कि जो बारिश का पानी होता है उसके ऊपर रिलाई करते हैं, क्योंकि बहुत एरिया में भी आप देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, इरिगेशन प्रॉपर नहीं हो पाती, तो बारिश का ही वेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, और बेसिकली हमने भी देखा है तो उसका रीज़न क्या है कि आप देखेंगे जैसे खरीफ सीजन आती है रबी, तो ये खरीफ की सीजन यानी खरीफ जो क्रॉप होती है यानी कि जो बारिश वाले सीजन में लगती है, जैसे कि इस टाइम देखेंगे आप जब पैडी की रोपाई होती है, पैडी प्लांटिंग होती है, तो उस टाइम उसमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर बारिश नहीं होती है तो प्रॉपरली जो है धान यानी कि जिसको पैडी कहते हैं राइस जो है, तो राइस क्रॉपिंग में बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है, तो उसमें पानी बहुत ज़्यादा चाहिए। तो इस तरीके से आप देखेंगे 60% फार्मर्स हैं जो कि इंडिया के जो है बारिश के पानी के ऊपर निर्भर है इरिगेशन पर्पज से। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे हम बात कर ले तो क्लाइमेट ऑफ द प्लेस ऑफ द अफेक्ट बाय इट्स लोकेशन, यानी कि जो क्लाइमेट है वो भी कुछ फैक्टर्स होते हैं ना जिसकी वजह से अफेक्ट करता है। अगर हम उसमें बात कर ले तो जो है लोकेशन की वजह से,
यानी जो क्लाइमेट है वो किस तरीके से कुछ फैक्टर्स होते हैं ना अफेक्ट करने का, जैसे एक लोकेशन हो गया, एल्टीट्यूड हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, रिलीफ। इस पे हम बात कर ले, थोड़ा सा ब्रीफली बात करेंगे लेकिन थोड़ा सा इजीली बात करेंगे। लोकेशन का मतलब है कि किसी भी कंट्री या किसी भी प्लेस के का लोकेशन कहाँ है, किस जगह पर रिलाई करता है। यानी कि अब जैसे लोकेशन का एक तरीके से तो डेजर्ट भी है, जैसे थार डेजर्ट है, वो इस जगह ऐसी जगह है कि वहाँ पर बारिश नहीं होती है। तो इस तरीके से अगर इंडिया को देखेंगे तो इक्वेटर के पास है, तो इस वजह से सदर्न इंडिया है वहाँ पर बारिश ठीक ठाक हो जाती है। लेकिन नॉर्थ इंडिया आते थे यानी काफ़ी लंबा डिस्टेंस हो जाता है, तो वहाँ बारिश कम होती है। और उसके आगे हम बात कर रहे हैं लोकेशन। दूसरी बात एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई भी निर्भर करती है कि जो है बारिश कितनी ज़्यादा होगी। या फिर क्लाइमेट यानी कि लोकेशन भी हो गया कि यानी कि इक्वेटर, आपने देखा ना कि इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ट्रॉपिकल जोन कहा जाता है। तो ट्रॉपिकल जोन में बारिश भी ज़्यादा होती है, उसके साथ साथ गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है, ठंडी नहीं होती है। तो क्योंकि उसका रीजन भी आप जानते हैं कि जो सन का शिफ्ट है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होता है। तो एक तरीके से लोकेशन तो नॉर्थ इंडिया तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के इक्वेटर के बीच में आती है, लेकिन साउथ इंडिया की बात कर ले तो वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जो है बिहार जाती है, यानी कि अपर साइड है, तो जिसकी वजह से वो टेम्परेट रीजन में आता है, वहाँ पर ठंडी भी पड़ जाती है। दूसरी बात कर लें एल्टीट्यूड, यानी ठंडी या गर्मी या बारिश आप देखेंगे ऊंचाई के अकॉर्डिंग। यानी जैसे आप पहाड़ों पर जाएंगे तो आपको देखेंगे ठंडी ज़्यादा लगती है, वहाँ पर बर्फ भी जमी होती है। लेकिन वहीं पर प्लेन एरिया में जाएंगे तो वहाँ पर प्रॉपर ठंडी गर्मी होती है। तो ये एल्टीट्यूड भी डिपेंड करता है। थर्ड फैक्टर डिस्टेंस फ्रॉम द सी। डिस्टेंस फ्रॉम द सी की बात कर ले तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये यानी कि जब हम सी से यानी कि जो यानी कि जो लैंड फॉर्म है, यानी कि साउथ इंडिया इसीलिए देखेंगे कि आपको प्रॉपर गर्म रहता है होल ईयर। यानी इसका रीजन है कि ये समुद्र के पास में कोस्टल एरिया बड़ा सा है ना, लेकिन नॉर्थ इंडिया समुद्र से बहुत दूरी हो जाता है, तो उसकी वजह से जो है यहाँ पर ठंडी पड़ती है। तो उसका रीजन ये होता है कि जो पानी होता है, वाटर होता है ना, बहुत जल्दी ठंडा होता है, ना ही बहुत जल्दी गर्म होता है। तो उसका रीजन ये है। तो जैसे मैं थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव में थोड़ा सा लेके चलते हैं कि जो पानी होता है ये पहली पूरी बहुत जल्दी ठंडा नहीं होता, बहुत जल्दी गर्म नहीं होता। तो इधर दिन में जब हवा दिन में धूप पड़ती है तो पूरे दिन तो ये गर्म होता है, तब तक तो ठंडा ही रहता है ना। इधर जो है ये क्या कहते हैं कॉन्टिनेंट, यानी कि एक तरीके से कहते हैं ना प्लेन एरिया कॉन्टिनेंट। तो कॉन्टिनेंटल एरिया जो होता है वो गर्म हो जाता है। तो इधर से जब हवा होती है तो इधर की हवा जो हवा होती है ऑलवेज हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। यानी कि यहाँ पर जब यहाँ तो अभी ठंडा ही है, यहाँ पर जहाँ गर्म है तो यहाँ से हवा इसकी तरफ मूव करेगी तो ठंडी ठंडी हवा आएगी ना। सेम हो गया। उसी तरीके से जब धीरे धीरे शाम होते होते शाम हो जाती है, और जो लैंड होती है वो बहुत जल्दी, जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी हो जाती है जल्दी से। तो जब रात हो जाती है तो जो है तो इधर पानी तो गर्म हो गया है और ये लैंड ठंडी हो गई। शाम होते तो देखेंगे ना कि मौसम में ठंडा हो जाता है जब सूर्य सनसेट हो जाता है। तो ये जो देखेंगे कि हाई प्रेशर से ऑलवेज हवा जो होती है वो लो प्रेशर की तरफ चलती है, तो इधर से मूव करना स्टार्ट कर देती है इधर से। तो देखेंगे कि यहाँ से जो है ठंडी ठंडी हवा इधर जाने लगी, तो इस तरीके से यहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। तो जब इधर से हवा इधर जाती है तो इसको हम सी ब्रिज कहते हैं, और जब इधर से हवा इधर आती है इसको लैंड ब्रिज कहते हैं। लैंड ब्रिज का मतलब यानी लैंड से चलने वाली हवा, और सी ब्रिज का मतलब सी से चलने वाली हवा। तो दिन में देखेंगे तो सी ब्रिज चलेगी और रात में देखेंगे तो लैंड ब्रिज चलेगी। इस वजह से यहाँ पर टेम्परेचर बिल्कुल मेंटेन होता है। और इसकी वजह से बारिश की बात कर ले तो बारिश भी तो वहीं होगी ना जहाँ पर जो है इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। यानी पानी के जहाँ अवेलेबिलिटी है तो वहाँ से जो हवा होती है मॉइस्चराइज यानी कि मॉइस्चर लेती है, ह्यूमिडिटी लेती है। और ऊपर जहाँ से जो है हवा क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, ठंडा है, यहाँ से ऊपर मूव करती जाती है गर्म, और फिर धीरे धीरे जब यहाँ जाने के बाद ऊपर जाने के बाद धीरे धीरे ठंडी हो जाती है, तो ये इकट्ठा हो जाती है। इकट्ठा होने के बाद कंडेंसेशन होता है, फिर बारिश करवा देती है। इस तरीके से कोस्टल एरिया में ऑलवेज बारिश होती रहती है और टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। और रिलीफ यानी जो है उसका जो टोपोग्राफी यानी जिसका कहते हैं कि ये भी मायने रखता है कि किस तरीके से हिली रीजन है कि क्या है, कैसे, ये सारी चीज़ें हैं। तो हमने सारी चीज़ें बात कर ली, यानी क्लाइमेट किस तरीके से इफेक्ट करता है। आगे हम बात कर ले तो जो है क्लाइमेट की हम रिलीफ में बात कर ले तो जैसे कि जो है रीजनल डिफरेंसेस का जो है पाए जाते हैं। यानी कि जैसे जैसलमेर है और बीकानेर है, आपने देखा डिजर्ट रीजन है, राजस्थान का है, वो बहुत ज़्यादा हॉट है। और वहीं पर कारगिल यानी लद्दाख देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ठंडा है। जम्मू कश्मीर का, जहाँ की ऑलवेज बर्फ जमी हुई होती है।
अब नेक्स्ट बात कर ले तो कोस्टल एरिया में तो मुंबई कोलकाता को देखेंगे तो मॉडरेट टेम्परेचर, जो कि मैंने आपको बताया ना कि टेम्परेचर क्यों मेंटेन रहता है, इसलिए सी लैंड वाला फैक्टर आपको बहुत इजीली आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से मॉडरेट होता है। नेक्स्ट हम बात कर ले तो दे आर नाइदर टू हॉट और कोल्ड, यानी कि मॉडरेट यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर माइल्ड होता है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ठंडा ना बहुत ज़्यादा गर्म। और उसके आगे हम बात कर ले तो जो है मासिनराम, वहीं पर अगर मासिनराम चेरापूंजी देखा जाए जो कि वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा यहाँ पर रेनफॉल होती है, तो इंडिया यानी वर्ल्ड का तो मेघालय में देखेंगे तो वहीं पर कितनी ज़्यादा रेनफॉल हो जाती है। तो और जैसलमेर राजस्थान, वहीं पर देखिए कितनी कम रेनफॉल होती है, 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है, तो इसको डेजर्ट डिक्लेयर कर दिया गया। वहीं पर मासिनराम चेरापूंजी में देखेंगे तो 250 सेंटीमीटर के एवरेज में रेनफॉल होती है, उससे भी ज़्यादा होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी आई होप। और यहाँ पर थोड़ा सा ये सारी चीज़ें हम थोड़ा सा बात करेंगे, इस पर नेचुरल वेजिटेशन बात करें तो नेचुरल वेजिटेशंस यानी कि जिसमें हम अगर बात कर लें नेचुरली वेजिटेशंस वो होते हैं जो उसपे हम कोई ह्यूमन बीइंग का इंटरफेयर नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाते हैं। तो हम इसमें बात करें जैसे कि स्मॉल प्लांट्स होते हैं जिनको हम बुशेस या श्रब्स कहते हैं, यानी कि जो छोटे छोटे पेड़ है झाड़ियाँ जिसको कहा जाता है वो हो जाते हैं। और उसके बाद जैसे कि इसमें कैक्टस फ्लोरिंग प्लांट्स भी आते हैं। आगे हम बात कर ले जो कुछ लंबे ट्रीज होते हैं, यानी कि इसको इस तरीके से देखेंगे ना ये, और लॉन्ग ट्रीज यानी कि जो कुछ लंबे बड़े बड़े पेड़ होते हैं जो उनके पत्तियां भी होती हैं जैसे कि नीम, मैंगो, ये सारी चीज़ें। और ग्रास श्रब्स यानी कि जो छोटे छोटे यानी कि घास का मैदान जानते हैं ना, ग्रासलैंड, उस तरीके से ये सारी चीज़ें वेजिटेशंस में आती है। वेजिटेशंस का मतलब नेचुरली ग्रो कर जाए, नेचुरल वेजिटेशंस हो गए जो ह्यूमन बीइंग लगाते हैं, आर्टिफिशियल वेजिटेशंस हो गए। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और कुछ ये सारे जो पेड़ पौधे हैं वो भी जो वेजिटेशंस है वो भी क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करते हैं, नहीं जिस अकॉर्डिंग क्लाइमेट होता है उसी के अकॉर्डिंग वो ग्रो करते हैं। कुछ पेड़ होते हैं आपने देखा जैसे नॉर्थ इंडिया से अगर आप बिलोंग करते हैं तो नॉर्थ इंडिया में तो डेसिडुअस टाइप ट्रीज पाए जाते हैं, और वहीं पर साउथ इंडिया से अगर आप बिलोंग करते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ पर ट्रॉपिकल क्या कहते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है। एवरग्रीन फॉरेस्ट का मतलब होता है जहाँ पर आप देखेंगे कुछ पेड़ होते हैं वो ऑलवेज बिल्कुल हरे हरे बने होते हैं। वो अगर फॉरेस्ट अगर उसका हो गया तो पूरा ग्रीनरी होगा, यानी कि साउथ इंडिया में अगर आपने कुछ सॉन्ग्स ही सुने, अगर साउथ इंडिया आप नहीं भी गए होंगे तो अपने सॉन्ग्स सुने होंगे, कुछ वहाँ के सीन्स देखे होंगे तो वहाँ पर ग्रीनरी दिखाई जाती है जरूर, क्योंकि उसका रीजन वहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है, क्योंकि होल ईयर बारिश होती है तो जिसकी वजह से पेड़ अच्छे खासे ग्रो करते हैं, ऑलवेज पत्तियाँ उसमें रहती हैं। और वहीं पर साउथ इंडिया में देखेंगे तो यहाँ पर गर्मी का टाइम यानी जो रेनी सीजन होता है उसमें बारिश होती है, बाकी पूरे होल ईयर ठंडा ही मतलब कि वो थोड़ा सा सूखा ही रहता है। तो यानी कि यहाँ की पत्तियाँ जो पेड़ होते हैं पत्तियाँ अपने छोड़ देते हैं, सेट कर देते हैं, और उसके बाद फिर प्रॉपरली वो यानी कि ग्रीन भी उस तरीके से दिखाई देती है। तो ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कि रेनफॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि एक सब पेड़ों को चाहिए, आपने देखा ही पानी की अवेलेबिलिटी, और पानी ह्यूमन बीइंग है तो वो अपने लिए तो कुछ चीज़ें थोड़ा सा पानी पीता है तो उसके लिए व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन जितने सारे पेड़ हैं तो उनको तो आर्टिफिशियली हम इरीगेट नहीं कर सकते हैं, सारी चीज़ें। तो अगर हम आगे बात करें तो कुछ फॉरेस्ट होते हैं यानी कि क्लाइमेट कंडीशन के अकॉर्डिंग इसे क्लासीफाई किया जाता है, तो इनको हम मेनली हम 5 टाइप्स में जो है डिवाइड करते हैं। तो इसमें जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वो होते हैं जहाँ के पर होल ईयर बारिश होती है और 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है, तो उस वहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, यानी कि वो अपने जो पेड़ होते हैं जितने सारे पेड़ होते हैं वो डिफरेंट टाइम पे अपनी पत्तियों को सेट करते हैं, होल ईयर भी सेट करते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा पत्तियाँ इकट्ठा नहीं सेट करते, जिसकी वजह से वहाँ पर ग्रीनरी बनी हुई होती है। और उसके बाद आगे बात करें ट्रॉपिकल ग्रीन, यानी कि ट्रॉपिकल मैंने आपको बताया ना कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जितने पेड़ आते हैं मतलब फर्स्ट वहाँ पर मेनली इस तरीके से पाए जाते हैं, उसको ट्रॉपिक यानी ट्रॉपिकल जोन उसी को कहा जाता है, उसके बीच में जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं उनको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहा जाता है। अब आगे हम बात कर लिए ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, और ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट वो होते हैं जहाँ पर रेनफॉल जो है अप्रॉक्सीमेटली 100 सेंटीमीटर के पास पाई जाती है आसपास, तो वहाँ पर डेसिडुअस फॉरेस्ट पाया जाता है। आगे बात कर ले तो थॉर्नी बुशेस यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 50 सेंटीमीटर या 75 से लेकर के 25 सेंटीमीटर के बीच में जो क्या कहते हैं यहाँ पर रेनफॉल होती है वहाँ पर थॉर्नी बुशेस पाए जाते हैं। अब माउंटेन वेजिटेशन, यानी माउंटेन वेजिटेशन में बड़े बड़े पेड़ माउंटेन पे उगते हैं, क्योंकि माउंटेन पे बारिश भी ठीक ठाक हो जाती है। और उसके आगे हम बात कर ले तो 5th टाइप्स में तो मैंग्रोव फॉरेस्ट यानी कि जो कि थोड़ा सा उसमें
साल्टी जोन रीजन में उगते हैं उनको कहा जाता है। मैंग्रोव फॉरेस्ट यानी कि आपने देखा ना जो कोस्टल एरिया में पेड़ होते हैं वहाँ पर होता है। तो उसमें हम आगे बात करते हैं, थोड़ा सा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की भी हमने बात कर ली। एक मिनट। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की हमने बात कर ली कि जो हैवी रेनफॉल होती है उनको ज़रूरत होती है, नहीं अप्रॉक्सीमेटली 100 से लेकर के यानी 150 अप्रॉक्सीमेटली 150 से लेकर के 200 या 250 के बीच में उनको रेनफॉल की ज़रूरत होती है। और उसके बाद जो है ये बहुत ज़्यादा डेंसी होते हैं, डेंस यानी कि बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि जो ये क्या कहते हैं पेड़ होते हैं उसमें पत्तियाँ पूरे डिफरेंट टाइम्स में अपना छोड़ते हैं, तो जिसकी वजह से इनका कैनोपी इसको कैनोपी कहते हैं, यानी जो पेड़ इतनी दूर में फैला हुआ है इसको कैनोपी कहेंगे। तो बहुत ज़्यादा डेंस होती है, तो इसमें नीचे प्रॉपर सनलाइट भी नहीं पहुंच पाती है। आपने जैसे मूवीज़ में देखा होगा ना कि जंगल में अंधेरा अंधेरा सा लगता है, तो प्रॉपर इतना ज़्यादा डेंस होते हैं कि इसमें प्रॉपर नीचे तक प्रॉपर जो है सनलाइट भी नहीं पहुंच पाती है। यहाँ पर जो है वो क्या कहते हैं बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। डिफरेंट टाइप्स के जो है आपको मिल जाएंगे स्पीसीज, यानी कि बहुत डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स मिल जाएंगे, डिफरेंट टाइप्स के बर्ड्स मिल जाएंगे, डिफरेंट टाइप्स के फॉरेस्ट मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे हम बात कर ले, ये होल ईयर यानी बारिश भी होती है, पत्तियां होल ईयर छोड़ते रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स से, ये सारी चीज़ें बात कर ली। और यहाँ पर ग्रीन अपीयर किया जाता है, यानी कि जो फॉरेस्ट में देखेंगे इस तरीके से, ये जो फॉरेस्ट है ये इस तरीके से आपको फॉरेस्ट मिलेंगे। और ये जो है ये तो दिखाया गया है किस तरीके से जो है ग्राउंड लेयर यानी कि किस तरीके से पेड़ होते हैं, यानी कुछ होते हैं जो कि 1.5 मीटर तक ही होते हैं, कुछ 5 मीटर तक इतने इतने से होते हैं, कुछ होते हैं 20 मीटर्स तक, कुछ 40 मीटर्स तक होते हैं, कुछ जो है इमरजेंट लेयर यानी कि कुछ 60 मीटर तक पहुँचते हैं इस तरीके से। कुछ पेड़ में इस तरीके से लताएँ टाइप्स, विनस टाइप्स होते हैं, तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स के पेड़ पाए जाते हैं। कुछ बढ़ते ही रहते हैं, यानी कि यंग ट्री, छोटे ट्री, ये सारी चीज़ें डिफरेंट टाइप्स की होती है। तो बच्चों के वाले यानी कि क्वेश्चन के तरीके से कह सकते हैं, आपको तो इतना पता ही होगा। तो आगे हम बात करते हैं यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हमने बात करी। थोड़ा सा ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट है वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, उसके एग्जांपल्स में देखिए महोगनी है, इबोनी है, रोजवुड है, ये सारे प्लांट्स जो ट्रीज होते हैं वो पाए जाते हैं। अब अंडमान निकोबार की बात कर ले तो यहाँ पर ट्रॉपिकल टाइप्स फॉरेस्ट पाए जाते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में पाए जाते हैं, यानी कि जो ये वाला रीजन ना, 8 सिस्टर को ने आपको बताया था ना, जो है ये वाला रीजन पूरा सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, ये सारे जो स्टेट्स हैं यहाँ पर जो है ट्रॉपिकल टाइप फॉरेस्ट पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर रेनफॉल अच्छी खासी हो जाती है। और वेस्टर्न घाट में भी आपको बताया था ना, केरला, तमिलनाडु, केरला, उसके साथ साथ बात कर लें यहाँ पे कर्नाटका, इस रीजन में भी पाए जाते हैं। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं वो इस बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है वेस्टर्न घाट में। अब ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट की बात कर ले तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट वो होते हैं जो कि जो है अपनी टाइम पे पत्तियाँ छोड़ते रहते हैं। वो पूरी पत्तियाँ पूरे ईयर नहीं छोड़ते, बल्कि पूरी पत्तियाँ एक साथ ही छोड़ते हैं। तो जिसकी वजह से कोई टाइम देखेंगे ना कि तो पेड़ों में बिल्कुल ही पत्तियाँ ही नहीं रहती, लगता है पेड़ बिल्कुल सूख गया है। तो ये लार्ज कंट्री में बहुत बड़े भाग में पाया जाता है, नॉर्थ इंडिया में मैनली पाया जाता है। उसके साथ हम बात कर ले तो जो है ये लेस डेंस होते हैं, यानी कि यहाँ पर इसमें कैनोपी भी इसमें कम होती है, यानी कि जो इस तरीके से पेड़ होंगे ना इस तरीके से, यानी कि जैसे नीम का है, पीपल का है, ये सारे पेड़ आप देखेंगे तो इसमें यानी छाया तो मतलब की रहती है, कैनोपी बहुत बड़ी नहीं होती है। और वहीं पर जैसे कि आप बनाना ट्री ऑब्जर्व किया होगा कि क्या कह सकते हैं इसको, बरगद कहते हैं। तो बरगद का पेड़ देखेंगे तो उसके नीचे बिल्कुल कहीं कहीं कुछ बरगद पेड़ ऐसे मिलेंगे बिल्कुल छाया, वहाँ पर बिल्कुल भी धूप आती ही नहीं है नीचे, तो उसको हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन में कह सकते हैं। और उसने यानी कि अगर इसकी बात कर ले रीजन की, तो जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं मध्य प्रदेश में पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यानी कि नदर्न इंडिया में ज़्यादा मेनली पाया जाता है। और यहाँ पर बारिश भी कम होती है सदर्न इंडिया से। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ये जो है डेसिडुअस टाइप फॉरेस्ट हो गए। और यानी कि आपने देखा होगा नीम, पीपल, ये सारे पेड़ होते हैं ना, ट्रीज जो होते हैं यहाँ पर। अब हम चलते हैं थॉर्नी बुशेस, यानी थॉर्नी बुशेस में तो आपने देखा नहीं, देखिए कैक्टस है, खैर, बबूल, कीकर, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, यानी जिसमें कांटे होते हैं। यहाँ पर बारिश कम होती है, इसे राजस्थान में मेनली पाया जाता है, डिजर्ट रीजन है। और उसके बाद आपको नॉर्थ इंडिया में भी यानी यूपी में भी मिल जाएगा, बिहार में कुछ रीजन होते हैं ना जहाँ पर बारिश कम होती है, तो वहाँ पे मेनली इस टाइप्स के जो है वेजिटेशन पाई जाती हैं। और उसके आगे हम इस जैसे कि कुछ रीजन्स में जैसे राजस्थान, हरियाणा, ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, यानी वेस्टर्न घाट का जो ईस्टर्न स्लोप भी है वहाँ पर कहीं कुछ रीजन है, जैसे गुजरात में
जहाँ बारिश कम होती है वहाँ पर पाए जाते हैं। और गुजरात सॉरी आप अगर यूपी से बिलोंग करते हैं, यूपी में भी आपने ऑब्जर्व किया कुछ सीजन होते हैं वहाँ पर किक्कर का पेड़ जरूर ही मिल जाता है, और बहुत सारे पेड़ जो है ट्रीज होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कंटीले टाइप्स, तो वो सारी चीज़ मिल जाती हैं। ये थाने बुसेज ये इस तरीके से ये डेजर्ट का दिखाया गया है कि इस तरीके से यहाँ पर जो है कैमल भी होते हैं, ये सारी चीज़ें। अब माउंटेन वेजिटेशन देखिए, माउंटेन वेजिटेशन थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उसमें इस टाइप्स के फॉरेस्ट को वो कॉनिकल शेप में कहा जाता है, जैसे कॉनिकल फॉरेस्ट। इसमें बात कर ले तो जो है रेंज ऑफ द स्पीसीज इज फाउंड इन द माउंटेन में पाए जाते हैं, बहुत ऊंचाई में पाए जाते हैं। ऊंचाई बात कर ले 1500 मीटर से लेकर के 2500 मीटर के बीच में ये ट्रीज पाए जाते हैं। कॉनिकल शेप, हाँ इनका कॉनिकल शेप होता है, जो कि मैंने आपको बताया इस तरीके से कौन टाइप्स होता है ना, ऐसे आपने देखा इस तरीके से देख सकते हैं, ये इस तरीके से। और ये माउंटेनियस रीजन में इस तरीके से देखिए किस तरीके से होते हैं, और बहुत अच्छा भी लगता है। जैसे कि आप कहीं नहीं जाएंगे तो आप उत्तराखंड जाकर के ऑब्जर्व करिए, वहाँ पर भी आप देखेंगे बहुत अच्छा लगेगा कि यानी दूर से देखने में पेड़ बिल्कुल, जो पहाड़ होते हैं ग्रीनरी, बिल्कुल ग्रीनरी होती है, ग्रीन ग्रीन लगता है कि दूर से पहाड़ पेड़ नहीं, वो ग्रीन लगता है कि पेड़, वो जो पहाड़ है वही ग्रीन है पूरा, इस तरीके से देखने में बहुत अच्छा लगता है। और इस तरीके से वो होते हैं उस यहाँ पर, यानी कि ठंड जहाँ होती है इस तरीके के पेड़ वहाँ पाए जाते हैं। और इसमें चीर, पाइन और देवदार ये इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं, और इनका ये शेप इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर जब स्नोफॉल होती है तो आकर के सॉरी तो स्नोफॉल होती है तो आकर के पत्तियों पे जम जाती है, जिसकी वजह से पेड़ सूख जाएंगे। और इस तरीके से रहेगा तो यहाँ पर पेड़ पे पत्तियां, यानी कि जो स्नो होती है वो रुक नहीं पाती और प्रॉपरली नीचे गिर जाती है और पेड़ अपना ग्रो कर जाते हैं। और आगे हम मैंग्रोव टाइप फॉरेस्ट की बात कर ले तो मैंग्रोव टाइप फॉरेस्ट इस तरीके से होते हैं, यानी कि जो सलाइन वाटर में पाए जाते हैं, इसी को मैं बताना चाह रही थी कि सलाइन वाटर में पाए जाते हैं। जैसे कि सुंदरवन में बहुत बड़ा मैंग्रोव का एक एरिया पाया जाता है। इस तरीके से मैंग्रोव यानी कि जो पानी, यानी कि मडी रीजन होता है वहीं पर ग्रो कर जाते हैं। इसमें कुछ स्पीसीज ये होती है, यानी फीचर्स की बात कर ले, इसमें जो जड़ें होती हैं इस तरीके से, यानी जो है इस तरीके से होती हैं, हमें उग जाती हैं इस तरीके से। यानी जो जैसे कि आपने उसमें बनाना ट्री में देखा ऊपर से जड़ आती है, ऐसा नहीं होता, इसमें ऐसे नीचे होती है, यहाँ से जाती हैं जड़ें और यहाँ ऑक्सीजन के लिए ऐसे निकली हुई होती हैं। और इसमें दूसरी बात ये बात कर ले, इसमें जो सीड्स होते हैं वो प्रॉपर ऊपर ही उग करके तो नीचे गिरते हैं, यानी उसमें थोड़ा सा जर्मिनेट हो जाता है फिर नीचे गिर करके सीधे उग जाते हैं। और उसमें एक टिल्ट टाइप्स जो है, इसमें एक और रूट पाई जाती है इस तरीके से ऐसे निकली हुई होगी। तो इस तरीके से 2-3 इसमें फीचर्स अलग अलग हैं, और उसमें बहुत सारे, यानी कि इकोसिस्टम भी प्रोवाइड करवाता है, बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी भी यहाँ रहती है। तो इस बार मेनली बात कर ले सुंदरवन जो डेल्टा है, यानी कि वेस्ट बंगाल में, वहाँ पर जो है मैंग्रोव पाया जाता है। अंडमान निकोबार में पाया जाता है, यानी कोस्टल रीजन में हर स्टेट में थोड़ा थोड़ा कहीं ज़्यादा थोड़ा कहीं ये, लेकिन होता है, मिल जाएगा आपको। यानी अगर ऑब्जर्व करना चाहेंगे, आप जाना चाहें तो अच्छी जगह जाइए, घूम कर आइए। इन्वायरमेंटल टूरिज्म इसको कहा जाता है, यानी कि इन्वायरमेंट देखने के पर्पज से आप जाते हैं, ये सारी चीज़ें। और आगे हम बात कर ले व्हाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी, यानी कि फॉरेस्ट जरूरी क्यों है। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा फॉरेस्ट जरूरी इसलिए है कि यहाँ पर ये डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। जैसे कि प्लांट रिलीज करते हैं ऑक्सीजन, सबसे बड़ी बात तो आपने देखा ही सुना भी है और ऑब्जर्व भी करते हैं कि ऑक्सीजन रिलीज करता है, जो कि हमें सांस लेने में हेल्प करती है। कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं तो वो ऑब्जर्व कर लेते हैं, वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, हम ऑक्सीजन ऑब्जर्व करते हैं। आगे बात कर ले तो यानी आपने सुना है ना कि इंडिया का जो हमारा पंचामृत गोल है, यानी कि इंडिया का जो क्या कहते हैं नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, यानी एनडीसी इंडिया का, जो उसमें इंडिया ये कहता है कि जो है हम 45% कार्बन क्या कहते हैं कार्बन एमिशन, यानी कि जीरो एमिशन करेंगे बाई 2070, 2070 तक हम जीरो एमिशन करेंगे। उसका मतलब ये नहीं है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन ही नहीं करेंगे, इसका मतलब ये है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन करेंगे, लेकिन इतना ज़्यादा फॉरेस्ट लैंड होगी हमारे पास, यानी बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट होंगे, उसके साथ जो वेटलैंड्स होते हैं वो होंगे, तो वो कार्बन सिंक का काम करते हैं जो वेटलैंड्स होते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी पेड़ तो ऑब्जर्व ही करते हैं। आगे हम बात कर ले तो यहाँ पे फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है हमें टिम्बर यानी लकड़ी, फर्नीचर, यानी कि जब आप देखते हैं कि लकड़ियाँ हम डेकोरेशन में घर बनाने में बहुत जगह यूज़ करते ही हैं, और उसके साथ फ्यूल, फॉडर, मेडिसिनल प्लांट्स, हर्ब्स, ये सारी चीज़ें, यानी कि लैक, हनी, गम, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। आपने देखा ही है फॉरेस्ट का, तो मुझे आपको नेसेसरी बताने की जरूरत ही नहीं है, वो सारी चीज़ें आपने ऑब्जर्व करी हैं, लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं आपको, क्योंकि मेन जब आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको उसमें बहुत हेल्पफुल होगा।
तो नेचुरल हैबिटाट यानी कि बहुत ज़्यादा देखते हैं बहुत ज़्यादा पेड़ पे जो है बर्ड्स और एनिमल्स भी रहते हैं। आगे नेचुरल वेजिटेशन डिस्ट्रॉय टू लार्ज एक्सटेंट बिकॉज द रेकलेस कटिंग ऑफ द ट्रीज, यानी कि ये क्वेश्चन आया था कि जो है ये बायोडाइवर्सिटी खत्म होने का यानी कि ये सबसे बड़ा रीजन क्या है। तो ये यूपीपीसीएस में 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो नेचुरल हैबिटाट यानी कि उसका मतलब है कि नेचुरल हैबिटाट को रिड्यूस करना, यानी नेचुरल हैबिटाट से फॉरेस्ट हुए। उसके बाद यानी कि फॉरेस्ट कटिंग प्रोटेक्ट एग्जिस्टिंग वंस मेक पीपल अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंट, यानी कि हमें इसको बताने यानी कि इसको जो कटिंग है फॉरेस्ट कटिंग और फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन है उसको रोकने के लिए हमको लोगों को अवेयर करना होगा कि हमें पेड़ों की रक्षा करनी होगी, लोगों को अवेयर करना होगा कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसकी सेफ्टी ज़रूरी है। आगे हम बात कर लेते हैं जैसे कि कुछ गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव स्टार्ट किया जैसे वन महोत्सव, इन्वॉल्व मोर पीपल इन मेकिंग और अर्थ ग्रीन, यानी ये सारी चीज़ें यानी कि कम्युनिटी को प्रमोट करना है कि आप मोटिवेट करना है कि आप हमारी कम्युनिटी यानी कि हमारे इन्वायरमेंट की क्या कहते हैं सेफ्टी कीजिए। ये सारी चीज़ें इसके इम्पोर्टेंस दिखाई दिए गए हैं, यानी ऑक्सीजन किस तरीके से रिलीज करता है, ये दवाइयाँ, ये फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें जो गम वगैरह बनाती हैं ये इनके हैबिटाट्स हैं यानी कि जो जीवों के लिए। उसके साथ हम बात करें टिम्बर, उसका जो रबर हमें मिलता ही है, फर्नीचर बनाते ही हैं, स्पोर्ट्स बना के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको बनाते हैं, फ्यूल, उसके साथ फॉडर, फिर शेल्टर भी हमें प्रोवाइड करवाता है, मेडिसिन हैं, ये सारी चीज़ें हमें इससे मिलती हैं। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं वाइल्ड लाइफ, यानी कि इंडिया में वाइल्ड लाइफ यानी कि अगर बायोडाइवर्सिटी में देखा जाए तो 50% बायोडाइवर्सिटी तो आपको हाँ मिलती है, क्या नाम है, हिमालयन माउंटेन में। उसके साथ बात कर ले तो एक हॉट स्पॉट भी इंडिया है बायोडाइवर्सिटी का, यानी कि जो मेगा सिटी यानी मेगा कंट्रीज हैं उनमें से 13 मेगा कंट्रीज हैं जो उसकी बायोडाइवर्सिटी की, उसमें से इंडिया भी एक आता है, यानी कि बहुत डिफरेंट टाइप्स की यहाँ बायोडाइवर्सिटी भी पाई जाती है। तो आगे हम बात कर ले तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की वाइल्ड लाइफ भी पाई जाती है। इंडिया एक ऐसा कंट्री है यानी कि जहाँ पर लायन और जो क्या कहते हैं टाइगर दोनों पाया जाता है। तो इसमें हम बात कर ले 1000 ऑफ द स्पीसीज एनिमल्स, यानी डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स 1000 स्पीसीज पाए जाते हैं। इसमें रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, वॉर्म्स, यानी कि आपने ऑब्जर्व किया है रेप्टाइल्स यानी जैसे ये जो जमीन पर रगड़ के चलते जैसे सांप हो गया, एम्फीबियंस हो गया, मैमल्स हो गया, ये सारी चीज़ें डिफरेंट टाइप्स की पाई जाती हैं फॉरेस्ट में। यानी कि ये दिखाया गया है कि किस तरीके से हाथी है जो जमीन पर चलता है, ये जंगलों में रहता है, यानी कि सारे जंगली जानवर में ही बात की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें कौन किस एरिया में रहता है उसके साथ साथ भी दिखाया गया है। अब टाइगर की बात कर रहे तो यहाँ पर नेशनल एनिमल यानी कि टाइगर को हमने डिक्लेयर भी किया है। उसके साथ हमने टाइगर को कंजर्वेशन के लिए क्या कहते हैं उसको टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम भी हमारा चलता है, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 5 ईयर पे हमारा इसका सेंसस भी होता है। तो इस तरीके से ऑब्जर्व किया जाए तो 6367 के आसपास हमारे इंडिया में यानी कि टाइगर भी हो गए, यानी कि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई थी। तो इसकी वजह से हमने टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम भी चलाया। नेशनल पार्क यानी बहुत सारे हैं, यानी 54 हैं अप्रॉक्सीमेटली टाइगर रिजर्व, जिसमें हम इनको जो है कंजर्व करते हैं। और उसके साथ हम बात कर ले तो गिर फॉरेस्ट गुजरात में है, जो कि एशियाटिक लायन का एक होम भी कहा जाता है। उसके बाद एलिफेंट की बात कर ले तो जो है उसके एलिफेंट भी पाए जाते हैं इंडिया में, यानी सदर्न इंडिया में जाएंगे तो कर्नाटका वहाँ पर तमिलनाडु वाले रीजन में ज़्यादा पाया जाता है। 1 हॉर्न राइनोसोरस यानी कि इंडिया में पाया जाता है। फॉरेस्ट यानी कि असम में ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा, जहाँ दुधवा नेशनल पार्क जो यूपी में है वहाँ भी मिलता है। आगे बात कर ले एलिफेंट यानी जो कि हमने केरला कर्नाटका में ज़्यादा पाया जाता है। कैमल की बात कर ले तो राजस्थान में पाया जाता है। और ग्रेट डिजर्ट में आपने देखा ना कि मूवीज अगर राजस्थान से रिलेटेड देखा होगा तो वहाँ पर आपको ये क्या कहते हैं कैमल जरूर दिखेगा। और जो यहाँ पर बात कर ले क्या कहते हैं रन ऑफ कच्छ का जो ये है कैमल है, वो पानी जो वहाँ सलाइन वाटर ना उसको उसमें तैर भी लेता है, जिस तरीके से होता है। आगे हम बात कर ले तो उसमें जैसे हिमालयन रीजन में तो ये सारे बियर्स, लेपर्ड पाए जाते हैं, वाइल्ड गोट्स, स्नो लेपर्ड, यानी कि आपने देखा ना कि स्नो लेपर्ड और वहाँ हिमालयन माउंटेन में पाए जाते हैं कि हिमालय रीजन में मतलब जहाँ पर फ्रीजिंग होता है बिल्कुल वहाँ पर। उसके साथ हम बात करें वाइल्ड गोट्स पाई जाती हैं, जहाँ पर जैसे आपने देखा ना कि भेड़ यानी सिप भी पाई जाती हैं। ये सारे बियर्स भी पाए जाते हैं माउंटेनियस रीजन में। आगे हम बात करें तो यहाँ पर और अदर जो एनिमल्स होते हैं वो भी पाए जाते हैं, जैसे मंकी, वोल्फ,
जयकाल, नीलगाय, चीतल, यानी ये सारे भी तीनों जानवर पाए जाते हैं। अब आगे हम बात कर लेते हैं इक्वली रिच बर्ड्स बर्ड लाइफ, यानी कि इंडिया में अगर बायोडायवर्सिटी के नाम पे अगर सभी जीवों में भी देखा जाए उसके साथ, जैसे कि एनिमल्स मैंने बताया, उसके साथ साथ देखा जाए तो बर्ड्स लाइफ भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इक्वली रिच है। जैसे कि पीकॉक आपने देखा नहीं कि इंडिया में जो है नेशनल बर्ड्स है। उसके बाद बात करें तो पैरट्स, पिजन, मिन्ना यानी जिसको मैना कहते हैं, मैना, उसके आगे गीज, बुलबुल, ये सारे अदर बर्ड्स भी पाए जाते हैं। देयर आर सेवरल बर्ड सेंचुरी, यानी कि इंडिया में बर्ड सेंचुरी भी बहुत सारी हैं। तो जैसे कि कुछ यूपी में भी हैं, अप्रॉक्सीमेटली 10 बर्ड सेंचुरीज यूपी में भी हैं। और उसके बाद हम थोड़ा सा कुछ यहाँ पर कह रहे हैं कि 5 कॉमन एरिया में जो बर्ड्स पाई जाती हैं उस पर बात करिए। तो अगर आप हमें काउंट करके बता सकते हैं तो बताइएगा ज़रूर कि आपके एरिया में कौन कौन सी बर्ड्स फेमस हैं जो कि पाई जाती हैं। आगे हम बात कर ले तो सेवरल हंड्रेड्स ऑफ द स्पीसीज स्नैक्स के भी बहुत सारे स्पीसीज पाए जाते हैं। जैसे इसमें कुछ है कोबरा, करेत, इम्पॉर्टेंट उसमें है क्योंकि ये जो है पूरा फूड चैन वो करते हैं ना, ट्रॉपिकल जो फूड चैन होता है ऐसे उसमें होते हैं, यानी कि अगर जितने भी एनिमल्स जितने भी स्पीसीज होते हैं उसमें किसी की भी अगर संख्या कम हो जाती है तो धीरे धीरे वो फूड चैन डिस्टर्ब हो जाता है। यानी कि जैसे अगर उसमें स्नैक्स की बात करें, अगर स्नैक्स कम हो जाएंगे तो जो हमारे कीड़े मकोड़े उसके साथ साथ जैसे रैट्स हैं इनकी संख्या बढ़ जाएगी। और वैसे भी सांप को हम जानवर का वो मित्र कहते हैं, उसको फार्मर का फ्रेंड कहते हैं। उसका रीजन ये होता है कि जो स्नैक्स होते हैं वो चूहों को मारते हैं, जो कि अगर वो क्या कहते हैं क्रॉप्स खराब कर देते हैं ना चूहे, तो उसको मारते हैं तो एक तरीके से हेल्प ही होती है। तो इसलिए उनको स्नैक्स का स्नैक्स को फार्मर ऑफ फ्रेंड कहा जाता है, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। आगे थोड़ा सा बात कर ले तो फॉरेस्ट में भी कुछ इशूज भी हैं। जैसे कि फॉरेस्ट इशूज में बात करें तो कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, हंटिंग, यानी कि जो है ये फॉरेस्ट को यानी कटिंग करने से और उसके साथ हंटिंग करने से स्पीसीज की संख्या कम हो रही, बायोडायवर्सिटी पे इफेक्ट पड़ रहा है। उसका रीज़न यही है, यानी लोग उसको एज अ हंटिंग में यूज़ करते हैं। उसका फॉरेस्ट कटिंग हो रही है, यानी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो उनका नेचुरल जो हैबिटाट्स होता है, यानी कि जो देखते हैं ना वाइल्ड लाइफ जो भी है वो जंगलों में रहती है, जंगल कम हो जाएंगे तो स्पीसीज कम हो जाएंगी। और इस पर क्वेश्चन भी आता है यूपीपीसीएस में, यानी कि उसमें पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा बायोडायवर्सिटी कम होने का रीज़न क्या है और इसकी वजह से वाइल्ड लाइफ रैपिडली डिक्लाइन हो रही है। आगे हम थोड़ा सा बात कर ले तो कुछ नेशनल पार्क्स भी हैं, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सारे सेटअप किए जा रहे हैं, इनको प्रोटेक्ट किया जाए। सारे थोड़ा सा इसमें मीजर्स भी बताया गया है कि क्या क्या मीजर्स करने चाहिए जिसकी वजह से ये बायोडायवर्सिटी को हम सेफ कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसमें है ये नेशनल पार्क्स को प्रोटेक्ट करें, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, यानी ये सारे इंडिया में हैं, इनको इन पर इनिशिएटिव लिया गया है, यानी बट इसमें स्पेशल फोकस की ज़रूरत है। तो जैसे गवर्नमेंट ने भी कुछ इशूज़ यानी वो प्रोग्राम स्टार्ट किया, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया था। इसके अंदर यानी कि प्रोजेक्ट को रिजर्व किया जाता है। प्रोजेक्ट एलिफेंट भी है, यानी प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, यानी प्रोजेक्ट टाइगर को देखें तो प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व 1973 में आया था, लेकिन अगर वहीं पर बात कर ले प्रोजेक्ट एलिफेंट की तो 1992 में आया था। यानी कि एलिफेंट को भी प्रोजेक्ट यानी कि वो किया जा रहा है, यानी कि सेफ प्रोटेक्ट किया जा रहा है, कंजर्वेशन किया जा रहा है। तो सारे यानी कि हमारे जो बायोडायवर्सिटी को मेंटेन करते हैं, ट्रॉपिकल जो फूड चेन है उसको मेंटेन करते हैं, ट्रॉपिक चैन। इस तरीके से आगे हम बात कर ले तो यहाँ पर पार्ट्स ऑफ द बॉडीज ऑफ, यानी कि ये इसका रीज़न ये हंटिंग में है, यानी कि हम इलीगल ट्रेड करते हैं, यानी कि जो जानवर होते हैं यानी इलीगल ट्रेड उनके बॉडी पार्ट्स का करते हैं। जैसे कि बोन्स, यानी कि जैसे कि हाथी की बोन्स से बहुत यानी कि ज्वेलरीज भी बनाई जाती हैं, डेकोरेशन का सामान भी बनता है। तो ये सारी चीज़ें हॉर्न से और फर, स्किन से, ये सारी चीज़ें, फेदर्स, इन सबको यूज़ करने के चक्कर में जो है लोग उसको जिंदा मार देते हैं, यानी जानवरों को मार करके वो इलीगल सप्लाई करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, जिसकी वजह से बायोडायवर्सिटी लॉस हो रही है। तो इसके लिए एक इशू यानी इनिशिएटिव लिया गया था फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, यानी कि ऑब्जर्व करना था एवरी, यानी जो प्रत्येक साल जो अक्टूबर का पहला मंथ होता वीक होता है उसमें हम कंजर्वेशन के लिए कुछ इनिशिएटिव्स लेते हैं। उसमें जैसे कि अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। अभी हैबिटाट, यानी कि जो भी जानवरों का जो हैबिटाट लॉस हो रहा है उस पर हम बात करते हैं लोगों को। इसके बाद बताते हैं कि वाइल्ड लाइफ हमारी लाइफ में कितनी ज़रूरी भी हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स हैं जो कि उसमें
एनसीईआरटी में फोटो भी दी गई थी कि लार्ज स्केल पोचिंग एलिज्ड इन सिमलीपाल रिजर्व, यानी आप हमें कमेंट करके बताइएगा सिमलीपाल रिजर्व कहाँ पाया जाता है। यानी ये बायोस्फीयर का एक पार्ट है, मतलब बायोस्फीयर है एक सिमलीपाल रिजर्व। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि सिमलीपाल रिजर्व कहाँ पाया जाता है, कहाँ है। तो आगे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे तो खत्म ही हो गया माइग्रेटरी बर्ड पे एक तरीके से कह सकते हैं कीवर्ड है। तो माइग्रेटरी बर्ड, यानी माइग्रेटरी बर्ड का मतलब माइग्रेटरी मतलब दूसरे जगह से कहीं माइग्रेट करके आए। तो जैसे कि पिंटल डक, यानी कुछ स्पीसीज हैं, यानी कि जो उसकी बर्ड्स की, जैसे पिंटल डक, कार्लाज ल्यूज है, फ्लेमिंगो, ये सारी जो स्पीसीज यानी बर्ड्स हैं, ये बाहर से यानी विंटर सीजन में जब यहाँ क्या कहते हैं साइबेरिया, आपने सुना है ना कि रसिया में साइबेरिया वाला पार्ट, यानी इतना बड़ा सा रसिया है उसको बीच वाला पार्ट, यहाँ पर ठंड बहुत पड़ती है। तो यहाँ से बहुत सारे बर्ड्स जो है इंडिया में माइग्रेट करके आते हैं। उसका रीज़न ये है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जब ठंड पड़ने लगती है तो इंडिया में नॉर्मल ठंड पड़ती है। तो इसके लिए जो है, तो वहाँ से लोग यहाँ से क्या कहते हैं ये बर्ड्स माइग्रेट करके इंडिया आते हैं। यानी जिसमें कहा जा रहा है कि 8,000 किलोमीटर से ट्रेवल करके सब आते हैं यहाँ पर, और इंडिया में यानी कि माइग्रेटिंग जो होता है उसका जब गर्मी का सीजन आता है तो फाइनली फिर वापस चले जाते हैं। तो इस तरीके से हमने बहुत अच्छे से इसे बात की इस चैप्टर में। जो भी इशू हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और उसके बाद हम थोड़ा कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चंस का आप आंसर हमें जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इससे पता चलता है कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कितनी हुई, यानी आपने कितने अच्छे इस चैप्टर को समझा है और किस एंगल से समझा। नहीं समझने का अपना अपना तरीका भी होता है कुछ कभी, यानी कि स्टार्टिंग में हमने जब बचपन में इस बुक्स को पढ़ा था, इन सारी बुक्स को, तो वो उस टाइम समझने का कुछ अलग ही नज़रिया था। सिर्फ हमको बुक्स पढ़नी होती थी, पढ़ करके पेपर दे करके पास होना होता था, बस उसका मेन पर्पज़ यही होता था। लेकिन अब हमको समझने से इसको अपनी लाइफ में कितना यूज़ है, क्या है, सारी चीज़ें कन्फ्यूज़न है, उन सारी चीज़ों को दूर करना भी एक पर्पज़ हो गया है। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस का कर लेते हैं। विच विंड्स ब्रिंग रेनफॉल इन इंडिया, आपको बताना है कौन सी रेनफॉल इंडिया में जो है, कौन सी हवा है जो कि रेनफॉल ले आती है इंडिया में। वाई इज इट सो इम्पॉर्टेंट क्यों है, आप जानते हैं रेनफॉल इम्पॉर्टेंट है इंडिया में, तो आपको बताना है कौन सी हवा लेकर आती है। तो हवा की बात कर ले तो साउथ वेस्टर्न मानसून, यानी कि वेस्टर्न जो वेस्टर्लीज होती हैं वो आती इंडिया में, यानी कि हवा लेकर आती है। आगे बात कर ले यहाँ पर नेम ऑफ द डिफरेंट सीजन इन इंडिया, नेम बताना है, यानी कि जो डिफरेंट सीजन्स होते हैं ना इंडिया में, वो सारी चीज़ें बतानी कि आपको जो है कौन कौन से सीजन इंडिया में पाए जाते हैं। व्हाट इज़ नेचुरल वेजिटेशन, यानी नेचुरल वेजिटेशन का आपको क्या कहते हैं डिफिनीशन देना है। नेचुरल वेजिटेशन मैंने जो कि आपको बताया, इसमें ह्यूमन बीइंग का इंटरवेंशन नहीं होता, ऑटोमेटिक वो ग्रो करते हैं पेड़, यानी कि जो भी वेजिटेशन है उसको नेचुरल वेजिटेशन कहा जाता है। नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वेजिटेशन फाउंड इन इंडिया, यानी इंडिया में कितने टाइप्स के वेजिटेशन पाए जाते हैं आपको ये बताना है। तो मैंने आपको बताया था ना कि 5 टाइप्स की मेजरली पाई जाती है फॉरेस्ट में, जिसको यानी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, और उसके बाद माउंटेनियस फॉरेस्ट, उसके बाद हम बात कर ले तो जो डेसिडुअस फॉरेस्ट, ये सारी चीज़ें। आगे हम बात कर ले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट, यानी कि एवरग्रीन फॉरेस्ट भी इसमें से एक वो है चौथा। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट और डेसिडुअस फॉरेस्ट में आपको डिफरेंस बताना है। डिफरेंस अगर जनरली बात करें तो एवरग्रीन फॉरेस्ट वहाँ पर ग्रो करते हैं जहाँ पर ऑलवेज होल ईयर बारिश होती है, खूब अच्छी खासी बारिश होती है। और उसका डेसिडुअस में यानी कि जहाँ पर यहाँ की बात कर ले एवरग्रीन फॉरेस्ट के थोड़ा सा लेके बता ही देते हैं आपको। तो यानी कि ये एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गया, एवरग्रीन फॉरेस्ट, और ये हो गया डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो यहाँ इसके रेनफॉल की बात कर ले, ये पहली बात तो एवरग्रीन क्यों कहा जाता है, ये अपनी पत्तियाँ जो है डिफरेंट सीजन में ही छोड़ते रहते हैं, पूरे ईयर कभी कभी थोड़ा थोड़ा, और ये है कि एक साथ अपनी सारी पत्तियाँ छोड़ देते हैं, तो इसलिए ये डेसिडुअस यानी सूखे सूखे से हो जाते हैं, और ये हमेशा हरा भरा होता है। दूसरी बात कर ले यहाँ रेनफॉल की, तो यहाँ पर 250 यानी 200 से 250 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा बारिश होती है, और यानी कि ज़रूरत होती है एवरग्रीन फॉरेस्ट की। इसमें बात कर ले तो ये अप्रॉक्सीमेटली 100 से 75 सेंटीमीटर बारिश हो जाती है, तो यहाँ पर डेसिडुअस टाइप्स जो प्लांट्स होते हैं ग्रो कर जाते हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और आगे बात कर ले तो 5 ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आल्सो कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी एवरग्रीन फॉरेस्ट क्यों कहा जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को, तो वही बताया ना कि रेन फॉरेस्ट वही है, यानी कि इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो जिसकी वजह से जो है ये हमेशा हरे भरे होते हैं, इसलिए इनको एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। आगे हम थोड़ा सा कुछ MCQ टाइप्स क्वेश्चन उनको कर लेते हैं। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल अकर इन, यानी कि सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, मुंबई,
आसनसोल या फिर मार्कंडा। तो हमने बताया था मार्कंडा मेघालय में है, वहाँ पर ऑलवेज बारिश यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है। अब आगे बात कर ले तो मैंग्रोव फॉरेस्ट कैन थ्राइव्स इन यानी कि जो है कहाँ पर पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में, पॉल्यूटेड वाटर में या फिर सलाइन वाटर में। इसका आंसर है सलाइन वाटर में। नेक्स्ट पे हम बात कर ले महोगनी एंड रोजवुड ट्रीज कहाँ पर पाया जाता है, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट में यानी कि फिर ट्रॉपिकल डेसिडुअस या फिर ट्रॉपिकल एवरग्रीन। तो हमने आज बात की थी कि महोगनी रोजवुड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाया जाता है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। उसके आगे हम बात कर लेंगे कि ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है, बताया था ना वो ट्रॉपिकल जोन उसमें पाया जाता है, इसलिए उसको ट्रॉपिकल कहा जाता है। एवरग्रीन यानी कि जो हमेशा हरा भरा होता है वहाँ, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में बारिश ज़्यादा होती है। आगे हम बात कर लेते हैं वाइल्ड गोट्स एंड स्नो लेपर्ड कहाँ पर पाया जाता है, हिमालय रीजन में, पेनिनसुलर रीजन में, गिर फॉरेस्ट में। तो इसमें इसका आंसर है हिमालय रीजन में। अगर पेनिनसुलर रीजन की बात कर ले तो ये वाला रीजन यानी कि ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, यानी पेनिनसुला का मतलब बताया भी था कि ऐसा रीजन जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हो। तो इसमें जैसे इंडिया में देखिए तो ये अरेबियन सी का रीजन है, ये बे ऑफ बंगाल है, ये इंडियन ओशियन है। ये टोटली इंडियन ओशियन का ही पार्ट है, लेकिन इसको हमने डिफरेंट ओसी के नाम से बांट दिया है। आगे बात कर ले गिर फॉरेस्ट, तो यहाँ पर पाया जाता है गुजरात में, तो वहाँ नहीं पाया जाता। तो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा ये दिया गया है, क्या कहते हैं, कुछ एक क्वेश्चन यहाँ भी है रिमेनिंग, इसको बात कर लेते हैं। ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून पीरियड द मॉइस्चर लेडन विंड्स ब्लो फ्रॉम, यानी कि जब साउथ वेस्ट मानसून के दौरान जो है बारिश, जो साउथ वेस्ट मानसून के दौरान जो मॉइस्चर होता है वो कहाँ से लेती है हवा, लैंड टू सी, यानी कहाँ बहती है, सी टू लैंड, प्लेटू टू प्लेन्स, यानी कि अगर साउथ वेस्ट मानसून में सी टू लैंड बहती है, यानी सी से लेकर के लैंड की तरफ बहती है, जिसकी वजह से मॉइस्चर लेकर आती है, बारिश कराती है प्रॉपरली। और उसके बाद थोड़ा सा इसकी कुछ फिल इन दी ब्लैंक्स इसको भी कर लेते हैं। हॉट एंड ड्राई विंड्स नोन एज, यानी हॉट और ड्राई विंड को किस नाम से जाना जाता है, ब्लो ड्यूरिंग द डे इन द समर, यानी समर के सीजन में बहती है, उसको हम लू कहते हैं। किस नाम से जाना जाता है, लू, यानी नॉर्थ इंडिया में बहती है, नॉर्दर्न इंडिया में। आगे बात कर ले तो स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु रिसीव अ ग्रेट अमाउंट ऑफ द रेनफॉल ड्यूरिंग द सीजन। तो मैंने आपको बताया था कि अक्टूबर के टाइम में रिट्रीटिंग मानसून के दौरान इसमें बारिश बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट फॉरेस्ट इन गुजरात इज द होम ऑफ, जो किस तरह का फॉरेस्ट जो गुजरात में पाया जाता है किसका होम है। आपको ये तीनों क्वेश्चन आपको आंसर करना है, मैंने आपको ब्रीफली बताया था। इसमें है कि यानी कि ये पहला हो गया। दूसरा है इज अ वेल नोन स्पीसीज ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट, यानी कि मैंग्रोव फॉरेस्ट का जो है कौन सा पेड़ जो स्पीसीज यानी कि कौन सी बहुत पाई जाती है फॉरेस्ट में। और उसके बाद यानी कौन सा एक तरीके से पेड़ का नाम बताना, कौन सा मैंग्रोव का पेड़, मैंने आपको बताया था कि सुंदरबन डेल्टा जिसके नाम पे पड़ा है वो हिंट भी दे दिया, तो आप बताइएगा जरूर। उसके बाद आर आल्सो कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट, यानी कि इसको मानसून फॉरेस्ट कहा जाता है। तो ये तीनों के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। तो इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्या क्लास की बुक में, यानी 7th क्लास के एनसीईआरटी में कल से स्टार्ट करूँगी। तो जियोग्राफी के आप उसमें कनेक्ट जरूर होइएगा। और 6th क्लास की एनसीईआरटी खत्म हो गई है। आई होप आप लोगों ने काफ़ी इन्जॉय भी किया होगा, क्योंकि वो अच्छी यानी कि बुक है, यानी कि छोटी छोटी चीज़ों को आपको यानी बेसिक्स कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाती है। इसी तरीके से 7th क्लास के एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो और ज़्यादा आपको इंटरेस्ट भी आएगा, तो जिसकी वजह से जियोग्राफी में तरीके से आपका इंटरेस्ट बूस्ट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। और जिस भी टॉपिक्स पे आपको वीडियो से आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, जो भी इशू आप हमें कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।